इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं वो कैसे ट्रांसमिट होती हैं। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा, आप लोगों के ख्याल में न्यूरॉन क्या होता है? ये नाम सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ? सर जी, जो इम्पल्स को ट्रांसफर करता है वन पार्ट ऑफ बॉडी से टू अनदर कौन टारगेट पार्ट। कौन से इम्पल्स को? नेटवर्क ऑफ इम्पल्स फ्रॉम हेड इलेक्ट्रिकल टू इम्पल्स सर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पर आप ये कहेंगे कि जो नर्व की स्टिमुलेशन बेसिकली कर रहा होता है ना। न्यूरॉन क्या है? ये एक बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ याद हैं पार्ट्स या नहीं? सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, जी। माइलिन शीथ, और एक न्यूक्लियस, और एक्सॉन वगैरह होते हैं ना। मेन इसके 3 मेन पार्ट एक्सॉन। होते हैं। एक सेल बॉडी होती है, उसके बाद एक तरफ एक्सॉन होगा और दूसरी तरफ हमारे पास डेंड्राइट्स होंगे। खैर ये एनाटॉमी में हम इसकी डिटेल डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ नर्व इम्पल्सेस को डिस्कस करेंगे कि नर्व इम्पल्सेस कैसे जनरेट होती हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, उसके बाद हम स्लाइड्स पे जाएंगे। कुछ चार्जेस आप लोगों ने पढ़े ना, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। नर्व के इर्द गिर्द कौन सा चार्ज होता है, कुछ पढ़ा हुआ है एफएससी में या नहीं? नेगेटिव अंदर को जाना पड़ता है, पॉजिटिव जी वेरी गुड। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जी बड़ा अच्छा नाम बताया आपने, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से क्या मुराद होगा? जब सर वो रेस्ट की नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्ट नहीं होगी सर। जी, जब इसी तरह आप रिलैक्स स्टेट में बैठे हुए, कोई नर्व नहीं चल रही, तो जब कोई नर्व नहीं चल रही होती, तो जो आउटसाइड होता है हमारे पास नर्व का, वो हमारे पास होता है पॉजिटिव, और जो इनसाइड होता है वो होता है हमारे पास नेगेटिव। तो इसको हम क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या मतलब? कि बाहर कोई और चार्ज है, अंदर कोई और चार्ज है, उसको पोलराइजेशन बोलते हैं। तो ये हमारे पास दो बातें भी हमने देखी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है कि इनसाइड जो है आपको नेगेटिव होगा, आउटसाइड पॉजिटिव होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं जब डिफरेंट चार्ज हो? पोलराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ मैं बाहर लिख रहा हूँ कि ये बाहर प्लस होता है और अंदर माइनस होता है। इसकी वैल्यू किसी को याद होगी कि कितना होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल? ये -70 मिली वोल्ट होता है। प्लस ये अपने बस लिख लीजिएगा, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। -70 मिली वोल्ट होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर कुछ नर्व जो न्यूरॉन होता है उसके पास चैनल्स होते हैं। चैनल्स का क्या काम होता है, या गेट आप कह लें? सप्लाई का। गेट इस तरह होता है जैसे दरवाज़ा खुल गया तो अंदर से चीज़ें बाहर चली जाएंगी, या बाहर से चीज़ें अंदर आ जाएंगी। ठीक है, हमारे पास जो चैनल्स होते हैं वो कुछ सोडियम के होते हैं। जैसे ये दो मैंने सोडियम के बना दिए समझाने के लिए, और कुछ हमारे पास पोटेशियम के भी होते हैं। सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। और पोटेशियम पे? पॉजिटिव। जी इस पे भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। अब जो सोडियम का चैनल है ना, वो सिर्फ सोडियम को इन आउट होने देगा। जो पोटेशियम का है वो सिर्फ पोटेशियम का। यूँ नहीं हो सकता कि पोटेशियम वाले चैनल से सोडियम भी जा रहे हो, ये आयन स्पेसिफिक होते हैं। जो पोटेशियम है दिस इज फॉर पोटेशियम, जो सोडियम है वो सोडियम के लिए होता है। नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बाहर आपके ख्याल में सोडियम ज़्यादा होता है या बाहर पोटेशियम ज़्यादा होता है? गैस से लगा दें अगर नहीं आता तो। सोडियम। जी बाहर जो होता है वो सोडियम ज़्यादा होता है रेस्टिंग स्टेट में,
अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर हमारे पास कौन सा होगा, पोटेशियम ज़्यादा होगा। अभी तक हमने जो डिस्कस किया है उसको एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। हमने कहा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। इसका क्या मतलब है कि नर्व के बाहर और अंदर सरफेस पे सेम चार्ज नहीं होता। यूँ नहीं है कि बाहर प्लस है तो उधर भी प्लस हो, या बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो। डिफरेंस होता है चार्ज का। आउटसाइड पॉजिटिव होते हैं, इनसाइड नेगेटिव होते हैं। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, पोलराइज या पोलराइजेशन, जहाँ डिफरेंट चार्ज हो। कितना चार्ज होता है इनसाइड, -70 होता है एट रेस्ट, और बाहर ज़्यादा सोडियम होते हैं, अंदर ज़्यादा पोटेशियम होते हैं। और फिर हमने चैनल्स की बात की, गेट्स की बात की। कुछ सोडियम गेट्स होंगे जो सोडियम के लिए होंगे, कुछ पोटेशियम गेट्स हैं जो पोटेशियम के लिए होंगे। अब ये नर्व सेल है एक, ये कैसे स्टिमुलेट होता है? नर्व से जब नर्व आती है, ये एक नर्व इधर, एक नर्व मैंने यूं बना दी, क्या दोनों नर्व्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं? वो सर जी, तो फिर कैसे सिग्नल ट्रांसफर होता है? साइनेप्सिस फ्लूइड साइनेप्स तो इस जगह को कहेंगे ना, तो यहाँ से रिलीज क्या होता है जो यहाँ के स्टिमुलेट करता है? जी, न्यूरोट्रांसमीटर। ये याद रखिएगा, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इस तरह हम गोल गोल बना देते हैं, ये हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर ये इम्पल्सेस जनरेट कर रहे होते हैं। नर्व्स का आपस में डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता। यहाँ हमारे पास रिसेप्टर होते हैं, तो न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड कर जाएगा आके रिसेप्टर के साथ। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज हुआ वो बाइंड हो गया रिसेप्टर के साथ। जब ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा तो ये रिसेप्टर जो है ये ओपन हो जाएगा। ओपन से क्या मुराद है, ये यूं ओपन हो जाएगा, ठीक है। रिसेप्टर ने क्या, जब ये बाइंड हुआ तो क्या हुआ, रिसेप्टर हमारे पास ओपन हो गया। अब रिसेप्टर जब हमारे पास ओपन होगा तो बाहर जो सोडियम होगा वो अंदर की तरफ आने लग जाएगा। इस रिसेप्टर से जितना भी सोडियम है बाहर से अंदर आने लग जाएगा, अंदर जमा होने लग जाएगा सोडियम। तो जब ये ओपन हुआ हमारे पास क्या हुआ, सोडियम कम्स इन, अंदर आ गया। अब प्लस चार्ज अंदर आ रहा है तो ये जो -70 था ये और नेगेटिव होगा या पॉजिटिव की तरफ जाएगा? ये -70 पॉजिटिव की तरफ। ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अभी प्लस साइंस अंदर आ रहे हैं, अंदर नेगेटिव था पर प्लस साइंस आ रहे हैं, तो ये आस्ता आस्ता कम होने लग जाएगा। जैसे 70 है, 60 होगा, फिर 50 होगा, इस तरह कम होगा। जब ये -55 पे पहुंचेगा, -55, क्योंकि सोडियम तो कंटिन्यूसली आ रहा है ना अंदर, तो इस टाइम पे जब ये यहाँ पे पहुंच जाएगा क्या होगा, सोडियम चैनल जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। सोडियम चैनल ओपन्स, सोडियम चैनल ओपन होंगे तो क्या होगा, सोडियम बाहर की तरफ से, नहीं बाहर नहीं, बाहर वाला अंदर आएगा। ये जैसे चैनल ओपन होगा ना तो सोडियम बाहर से अंदर आने लग जाएगा। इसी तरह ये चैनल ओपन हुआ तो यहाँ से सोडियम अंदर आने लग गया। तो अगर आप इस सब पे गौर करें, हो क्या रहा है, सोडियम अंदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है। रेस्टिंग स्टेज में क्या था, सोडियम बाहर ज़्यादा था, अभी सोडियम अंदर ज़्यादा होने लग गया। तो सर ये 70 इसको 70 में, सर माइनस जी जी, -70 से 55 पे जा पाया। सोडियम तो 55 के अंदर आना स्टार्ट हुए हैं, तो पहले ये इतना लेस कैसे हुआ है? पहले लेस ऐसे हुआ है कि जब -70 था ना, रिसेप्टर बाइंड होंगे ना यहाँ पे, तो उन्होंने ये यहाँ से रिसेप्टर अपना मतलब फ्लैप ओपन कर देगा ना, ये फ्लैप ओपन कर देगा तो यहाँ से सोडियम आने लग जाएगा।
यहाँ से सोडियम आ रहा है रिसेप्टर के थ्रू, जैसे ग्लूटामेट अगर आके जुड़ा है तो ये रिसेप्टर के थ्रू आ रहा है। इसके जो अपने चैनल्स हैं वो कब ओपन होते हैं, -55 पे। तो यहाँ पे ये रिसेप्टर के थ्रू सोडियम अंदर आएगा, जब अंदर आएगा तो आस्ता आस्ता वो इसको कम करेगा, 70 को 65 60 55 पे लाएगा। तो और जो अब जो स्पेसिफिक सोडियम के चैनल्स हैं वो सारे ओपन होने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा होते हैं लॉन्ग द लेंथ ऑफ नर्व या न्यूरॉन। तो फिर सारा सोडियम और अंदर आने लग जाएगा। शुरू में रिसेप्टर लेके आ रहा है, बाद में सोडियम के अपने चैनल्स आ रहे हैं। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, अब सोडियम अंदर आता जाएगा तो अब अंदर क्या होता जाएगा, और पॉजिटिव होता जाएगा। तो स्टेज हमारे पास ये आएगी कि जो इनसाइड है वो ज़्यादा पॉजिटिव बन जाएगी और जो आउटसाइड है वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। इसका इन्वर्स हो गया। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या था, आउटसाइड पॉजिटिव था, इनसाइड नेगेटिव था। अभी क्या हो गया, इनसाइड पॉजिटिव एंड आउटसाइड नेगेटिव। इसको मैं कौन सा पोटेंशियल बोलूँगा, एक्टिव मेम्ब्रेन। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है, जब आउटसाइड हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, और इनसाइड हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। अब सोडियम यहाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, जब ये -55 से नीचे आता जाएगा यहाँ तक कि ये +30 पे पहुँच जाएगा, इतना पॉजिटिव अंदर हो जाएगा, +30 मिलीवोल्ट। +30 पे ये होगा, जब +30 हो जाएगा तो सोडियम के चैनल बंद हो जाएंगे। चैनल बंद होने से क्या होगा आप लोगों के ख्याल में, सोडियम अंदर जाना बंद हो जाएगा। जी, जब चैनल ही बंद हो जाएंगे तो मोर सोडियम अंदर नहीं आ सकेगा। सोडियम चैनल क्लोज होते हैं, इसके साथ साथ पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे। और पोटेशियम चैनल जब ओपन होंगे तो पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा, बाहर की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि पोटेशियम बाहर क्यों जाएगा, माइंड में आ रहा होगा, और सोडियम हम कह रहे हैं अंदर आ रहा है, तो पोटेशियम बाहर क्यों जा रहा है? क्यों? क्योंकि सोडियम बाहर नेचुरली ज़्यादा होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन में। तो जब गेट्स ओपन होते हैं तो ये अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, बाहर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर आता है। पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है तो वो अंदर से फिर इसलिए बाहर जाता है। अब जब पोटेशियम बाहर जाने लग जाएगा और सोडियम बंद हो गए, अब क्या होगा, अंदर पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा? और अंदर पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव है ना। अभी यहाँ तक तो पॉजिटिव था, यहाँ तक सोडियम अपना काम कर गया। अब ये हुआ कि पोटेशियम बाहर निकलने लग गया। पोटेशियम कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज बाहर जाता जाएगा तो अंदर अब पॉजिटिव ही रहेगा या नेगेटिव हो जाएगा? पॉजिटिव ही रहेगा। कैसे? सर क्योंकि सोडियम ने पहले, सोडियम की वजह से। अंदर देखें, ये जो सोडियम की वजह से हमने पॉजिटिव किया, और कुछ पॉजिटिव में रोल पोटेशियम का भी था जो ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट था। तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, अब जब गेट खुले तो ये पॉजिटिव निकलने लग गया। तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव बाहर जा रहा है ना, नेट फ्लो पॉजिटिव का किधर हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो अंदर नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव ही रहेगा? सर नेगेटिव होगा, क्यों डिक्रीज कर रहा है सर जी, क्यों? क्योंकि प्लस का नेट फ्लो बाहर की तरफ जा रहा है, पोटेशियम आयंस बाहर जा रहे हैं ना, तो प्लस बाहर की तरफ जा रहा है, तो अंदर अब नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। फिर ये गिरता जाएगा +30 से, +30 से इतना गिरता है कि पहले 0 होगा, फिर -10 -20 -30, यहाँ तक कि -90 तक बात चली जाती है। जब -90 तक जाएगी तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या था, 70 था। यहाँ -90 तक पहुँचा दिया पोटेशियम ने, इतना पोटेशियम बाहर गया। तो इस स्टेज में जब इसका -90 होगा तो ये मेम्ब्रेन दोबारा स्टिमुलेट नहीं हो सकती, ये नर्व। क्यों? स्टिमुलेशन के लिए हमें 70 चाहिए, यहाँ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, तो जो नर्व है वो हमारे पास स्टिमुलेट नहीं हो सकती। तो
पहले चार्ज रिवर्स हुआ था, अब दोबारा चार्ज उसी पे आ गया कि बाहर हमारे पास पॉजिटिव हो गया, अंदर हमारे पास नेगेटिव है। अब मुझे बताइएगा, सोडियम हमने क्या किया, बाहर से अंदर आया है, तो अंदर ज़्यादा सोडियम होगा या बाहर ज़्यादा सोडियम होगा? बाहर। सर अंदर। अंदर अंदर आया ना सोडियम, ये बाहर तो नहीं गया, ये सोडियम अंदर आता रहा और बाद में ये बंद हो गया, तो सोडियम अंदर इंट्रैप हो गया, तो ये सोडियम हमारे पास अंदर ज़्यादा होगा। पोटेशियम अंदर ज़्यादा होगा या बाहर ज़्यादा होगा? बाहर। बाहर। क्यों? क्योंकि इन चैनल से पोटेशियम किधर गया, बाहर गया, तो अब पोटेशियम बाहर ज़्यादा हो गया, सोडियम अंदर ज़्यादा हो गया। पर हमने क्या बात की थी, रस्टिंग में क्या होता है, बाहर सोडियम ज़्यादा होता है और अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, ये उसका उलट हो गया, ऐसा ही है। यस सर। तो फिर इधर ही नर्व के अंदर एक लगा होता है सोडियम पोटेशियम पंप, उसे बोलते हैं। इसका क्या काम होता है, ये 3 सोडियम को बाहर भेजते हैं और 2 पोटेशियम को इनसाइड भेजते हैं, और ये पंप भेजता रहेगा टिल हमारे पास ये सिचुएशन ना आ जाए कि बाहर सोडियम ज़्यादा हो जाए और अंदर पोटेशियम ज़्यादा ना हो जाए, तब तक ये भेजता रहता है और हमारे पास -70 मिलीवोल्ट अचीव हो जाए। तो इस तरह इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है नर्व्स के अंदर। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, फिर आपको जो सवाल हुआ है आप पूछ लीजिएगा। हमने बात की कि हमारे पास एक होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसके मुताबिक बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर नेगेटिव होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। कितना होता है, -70 मिली वोल्ट, और बाहर हमारे पास सोडियम ज़्यादा है, अंदर जो है हमारे पास पोटेशियम ज़्यादा है, ये रेस्टिंग स्टेट में। अब होता ही है कि रिसेप्टर है, जैसे ग्लूटामेट का रिसेप्टर है, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है ये इधर आके जब बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर के साथ, तो ये रिसेप्टर अपना चैनल ओपन कर देगा, तो उससे क्या होगा, सोडियम अंदर आने लग जाएगा। अब सोडियम क्या है, प्लस चार्ज है, तो जब प्लस अंदर आने लग जाएगा तो ये जो -70 था ये आस्ता आस्ता कम होने लग जाएगा, पोटेंशियल कहाँ पे पहुंच जाएगा, -55 तक। -55 तक जब ये पहुंचेगा तो सोडियम के चैनल्स ओपन हो जाएंगे। चैनल्स ओपन होंगे तो क्या होगा, सोडियम अंदर की तरफ मूव करेगा, अंदर की तरफ आएगा। अंदर की तरफ आएगा तो ये मज़ीद पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ ला रहे हैं। कहाँ तक लेके आएंगे, +30 तक मिली वोल्ट तक लेके आएंगे। जब बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव था, उससे हमने पोलराइजेशन का। जब बाहर नेगेटिव हो गया अंदर पॉजिटिव उलट हो गया, इसको डीपोलराइजेशन कहते हैं, कि इसका उलट हो गया, कितना सोडियम अंदर इकट्ठा हो गया कि अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया। +30 पे बात आई, +30 पे बात आई तो ये चैनल फिर बंद हो गए, मज़ीद सोडियम अंदर नहीं आया। साथ साथ क्या हुआ, पोटेशियम के चैनल ओपन हो गए, ये चैनल्स ओपन हो गए। इनसे क्या होगा, पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा। जब पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा तो नेट जो हमारे पास चेंज आ गया था कि अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, ये रिवर्स होने लग जाएगा। ये जाता जाएगा टिल हमारे पास कहाँ पहुँच जाए, -90 मिली वोल्ट। -90 मिली वोल्ट में क्या होगा कि बाहर पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर नेगेटिव नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। पर जब -90 है तब ये स्टिमुलेट नहीं हो सकती नर्व, क्यों, ये 70 पे होती है। इस पीरियड को, जिस पीरियड में स्टिमुलेट ना हो सके, इसे रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, कि इस पीरियड में नर्व आपकी स्टिमुलेट नहीं हो सकती। और फिर हमारे पास अंदर सोडियम ज़्यादा हो गया, पोटेशियम बाहर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो अब इसको नॉर्मल पे लेके आना है, तो फिर हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप है। इसका काम क्या होता है, 3 सोडियम्स को बाहर फेंकते हैं, 2 पोटेशियम को अंदर लाता है। इन अ सेंस बाहर वो नेट पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, ताकि ये नॉर्मल रेस्टिंग स्टेट पे वैल्यूज़ आ सके, -70, एंड देन आउटसाइड पे सोडियम ज़्यादा हो, इनसाइड पे पोटेशियम ज़्यादा हो। अब कोई आपका सवाल है या कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये पोटेशियम और सोडियम तो दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयन है ना, जी। सर ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज हम किस बेस पे फिर आउट और इनर मेंबर में लगाते हैं? जी, ये इस बेस पे हम कहते हैं, मेरे पास एक वैल्यू है
+70, ठीक है। +70 से आप ये समझ लें कि 7 सोडियम जो है ना वो इनसाइड पड़े हुए हैं। वैसे एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, और एक सोडियम से +10 चार्ज होते हैं। अब यूँ हुआ कि हमारे पास 2 सोडियम निकल गए, तो चार्ज पीछे क्या रह गया, +50 रह गया। सोडियम कितने रह गए, 5 रह गए। तो अब ये क्या हमारे पास हो रहा है, प्लस चार्ज कम हो गया, +50 जो है नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसी तरह और सोडियम अगर निकलते जाएं, जैसे यहाँ मैं एग्जांपल 17 की ले लूँ, और 1 से 10 मतलब ये निकलते जाएं, जब यहाँ पे रह जाएंगे, यहाँ 15 कर लें, तो जब यहाँ पे 6 या 5 सोडियम रह जाएंगे तो पोटेंशियल नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि प्लस उसमें से माइनस होता जा रहा है। क्लियर हुई ये बात? इस तरह ये चेंज होता है। जी सर please। ओके सर जी, +30 मिलीवोल्ट से -90 मिलीवोल्ट पे कैसे चला गया, रिपीट कर दें। +30 पे देखिए हमारे पास क्या हुआ था, सोडियम चैनल्स बंद हो गए थे, अंदर सोडियम जमा हो गया, पर पोटेशियम चैनल्स खुल गए। तो जो अंदर पोटेशियम है प्लस चार्ज है वो बाहर जाने लग गया। तो नेट फ्लो क्या है कि प्लस आइंस बाहर जा रहे हैं, तो अंदर वो फिर पोटेंशियल प्लस का कम होता जाएगा, इतना हो जाएगा कि वो नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि प्लस बाहर जा रहे हैं। जी, ओके सर। और कोई सवाल किसी का हो? ये आपका आज का मेन लेक्चर था कि कैसे नर्व ट्रांसमिट होती है। आगे हम स्लाइड्स में इन्हीं चीज़ों को एक बार पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन्स क्या हैं? न्यूरॉन्स जनरेट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कब होगा, जब चार्जेस रिवर्स हो चुके होंगे। सम न्यूरॉन्स इनिशिएट नर्व इम्पल्सेस वाइल अदर एक्ट एज रिले स्टेशंस वेयर इम्पल्सेस आर पास्ड ऑन एंड समटाइम्स रीडायरेक्टेड। यहाँ पे ये वही दिखाया जा रहा है कि पॉजिटिव बायर होता है, नेगेटिव होता है, -70 मिलीवोल्ट है सोडियम पोटेशियम में, और ये डिफ्यूजन के थ्रू अंदर बाहर हो रहे होते हैं। रेस्टिंग स्टेट यूँ होगी प्लस माइनस, और एक्टिव स्टेट क्या होगी कि अंदर हमारे पास प्लस हो गया, बाहर माइनस हो गया, और ये कंटिन्यूस फैशन में जा रही होती है। ये हमारी जो नर्व है, ये यूँ नहीं होता कि एकदम सारा बाहर नेगेटिव होकर अंदर पॉजिटिव हो गया, ये इस फैशन में जा रही होती है, इधर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। पहले ये एरिया स्टिमुलेट होगा, जब ये स्टिमुलेट होगा तो ये पीछे ठीक हो चुका होगा, ये स्टिमुलेट होगा तो ये पीछे नॉर्मल हो चुका होगा, इस फैशन में जाती है। ये रिले न्यूरॉन होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन था, इसने आके स्पाइनल कॉर्ड ये दिखाई जा रही है यहाँ, या रिले न्यूरॉन से इसने मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट कर दिया, जिसने फिर फंक्शन इफेक्टर पे दिया कि आप विड्रॉ कर लें। अब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स जो है ये इलेक्ट्रिकल भी होती है, केमिकल भी होती है। इलेक्ट्रिकल आयंस की वजह से हो रही है ना, आयंस मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। केमिकल इसलिए होती है कि न्यूरोट्रांसमीटर आ जाते हैं, दो नर्व्स जो भी होंगी वो आपस में जुड़ी भी नहीं होती, बल्कि न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू मैसेज आगे कन्वे कर रही होती हैं। न्यूरोट्रांसमीटर इज़ अ केमिकल। तो फिर जो ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स हैं इलेक्ट्रिकल भी होगी और केमिकल भी होगी। द एक्शन पोटेंशियल traveling down the nerve axon is an electrical signal, but because the nerve do not come into direct contact with each other, the signal between a nerve cell and the next cell is the chain is chemical. ये डायग्राम आप लोगों ने पहले देखी हुई है? जी सर, नर्व इम्पल्स में। जी, ये नर्व इम्पल्स दिखा रहे हैं। एक ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन की लास्ट पोर्शन में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, ये बाहर रिलीज़ हो जाएंगे। ये रिसेप्टर्स ये हैं जो मैं बात कर रहा था, रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, इस तरह गेट ओपन हो जाते हैं, फिर इनफ्लो अंदर आता है और वो अपना फंक्शन, अपना जो मैसेज होता है नेक्स्ट नर्व तक पहुँचा देता है। इसकी डिटेल अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगी। The nerve impulse action potential. Transmission of the impulse or action potential is due to movement of ions across the cell membrane. याद रखिएगा सिर्फ सोडियम एंड पोटेशियम नहीं है, मैग्नीशियम होता है, क्लोराइड होता है, और भी बहुत होते हैं, पर मेनली कौन से, सोडियम एंड पोटेशियम, इसलिए हम उन्हीं की बेस पे एक्सप्लेन करते हैं। इन द रेस्टिंग स्टेट द नर्व सेल मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड। पोलराइज्ड वही कि बाहर पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, ड्यू टू डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. This means that there is a different electrical charge on each side of the membrane, which is called resting membrane potential. कितना होता है? -70 होता है। ये आपको MCQs में आ सकता है. At rest the charge on the outside is positive and inside is negative. ये भी आ सकते हैं. At rest outside charge क्या होता है? पॉजिटिव होता है, inside क्या है? नेगेटिव.
प्रिंसिपल लाइंस हमारे पास क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है। सोडियम हमने कहा था बाहर ज़्यादा होता है एट रेस्टिंग स्टेट, तो उसने क्या लिखा है, मेन एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर, कैटाइन, पॉजिटिव आयन है इसलिए इसे हम कैटाइन बोल रहे हैं। और पोटेशियम अंदर ज़्यादा होता है तो उसको उसने क्या लिखा है, मेन इंट्रा सेलुलर कैटाइन। In the resting state, there is a continual tendency for these ions to diffuse along their concentration gradients. कि बाहर जा रहा होता है सोडियम, अंदर आ रहा होता है डिफ्यूजन के जरिए। क्यों, बाहर सोडियम ज़्यादा और अंदर पोटेशियम ज़्यादा, बट स्टिल बाहर सोडियम ज़्यादा ही रहता है। आपने ये नहीं समझना कि सोडियम अगर बाहर से अंदर ज़्यादा आ रहा है तो अंदर बाहर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। When stimulated, the permeability of the nerve cell membrane to these ions changes. कैसे चेंज होती है मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। इनिशियली सबसे पहले क्या हुआ था, सोडियम अंदर आया था, उसको हमने क्या बोला, डीपोलराइजेशन बोला, क्योंकि अब वो चार्ज रिवर्स करेगा, अंदर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर नेगेटिव होगा, और इसी से हमारे पास नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। डीपोलराइजेशन बहुत रैपिड होती है, लेस देन मिली सेकेंड्स में होती है, फ्यू मिली सेकेंड्स में, सॉरी। It passes from the point of stimulation in one direction only, away from the point of stimulation towards the area of resting potential. ये वन डायरेक्शन फ्लो होता है। ये हमारे पास अगर नर्व है, एक नर्व ये थी, न्यूरोट्रांसमीटर ने इसको स्टिमुलेट किया तो स्टिमुलस किधर है, इस जगह पे है, पर नर्व जो है इससे अवे जाएगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी इस तरह, वन डायरेक्शन। ऑलमोस्ट इमीडिएटली फॉलोइंग द एंट्री ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम सोडियम अंदर आ गए, पोटेशियम बाहर जाने लग जाते हैं, और मूवमेंट ऑफ आयन जो है वो दोबारा वापस आ जाती है रेस्टिंग स्टेट में, जब चार्ज रिवर्स हो जाते हैं। इसको हम रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं, जो कि हमने -90 मिलीवोल्ट की बात की थी, जिसमें रीस्टिमुलेशन पॉसिबल नहीं होती। और फिर जब अंदर सोडियम ज़्यादा हो गया, बाहर पोटेशियम ज़्यादा हो गया, उसके लिए हमारे पास हमने डिस्कस किया सोडियम पोटेशियम पंप हैं, जो 3 सोडियम को अंदर भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, और 2 पोटेशियम को अंदर भेज रहे हैं। ये इस तरह हमारे पास पंप होता है। ये पहले सोडियम बाइंड हुआ, सोडियम बाहर निकला, फिर पोटेशियम अंदर आ गया, 3 सोडियम बाहर गए और 2 पोटेशियम अंदर आए। यूं ग्राफ बनता है। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस रेस्ट में -70 था, जैसे स्टिमुलस मिला ये 55 तक गया तो पहले डिपोलराइजेशन फेज आया जिसमें सोडियम अंदर आ रहे थे, फिर रीपोलराइजेशन हुआ, फिर जब -70 से भी बात नीचे चलेगी -90 तक ये ग्राफ जाएगा -90, तो यहाँ हमारे पास था रिफ्रैक्टिव पीरियड, उसके बाद फिर दोबारा रेस्टिंग स्टेट में आ गया। तो इस तरह ग्राफ भी बनता है इसका, ये आपको पेपर में आ सकता है कि ड्रॉ द ग्राफ एंड लेबल, तो उसमें आप सिंपल ग्राफ बनाएंगे, स्टिमुलस लिखेंगे, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ये और रेस्टिंग, बस, बाकी और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर पेपर में यूँ सवाल है कि ड्रॉ द ग्राफ। अच्छा, यहाँ एक वर्ड लिखा है माइलिनिएटेड न्यूरॉन्स, ये सुने हुए न्यूरॉन्स कौन से होते हैं माइलिनिएटेड न्यूरॉन्स, या नहीं सुना? सर जिनके ऊपर माइलिन शीट होती है सर। जी, अभी तक जो हमने बात की थी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहते हैं, ये वाली, ये होते हैं नॉन माइलिनिएटेड पे, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन चलते रहते हैं। अगर माइलिन शीथ आ जाए, जैसे यूँ शीथ पड़ी हुई है, तो तब ये अलॉन्ग द लेंथ मूव नहीं कर सकते। यूँ होगा, शीथ ही यहाँ होगी, बीच में थोड़ी सी स्पेस होगी, फिर एक माइलिन शीथ इस तरह लगी होगी, फिर ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हैं, इस तरह नर्व इम्पल्स जा रही होती है, क्योंकि जो शीट होती है ये इनको पास आउट नहीं होने देती चार्जेस को। द इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द माइलिन शीट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ आयंस, इंसुलेटर के तौर पे काम कर रही होती है माइलिन शीट, तो ये मूवमेंट ऑफ आयंस नहीं होने देती। देयरफॉर इलेक्ट्रिकल चेंजेस अकर अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैन ओनली अकर एट द गैप्स इन द माइलिन शीट, जहाँ माइलिन शीट में गैप होगा, जो मैंने भी आपको दिखाया, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैन वेयर। MCQs में आ सकते हैं कि नोड्स ऑफ रैन वेयर क्या है, तो यहाँ पे सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। When an impulse occurs at one node, depolarization passes along the myelin sheath to the next node, so that the flow current appears to leave from one node to the next. इसको हम क्या कहते हैं, saltatory conduction। अब मुझे आप बताइएगा खुद सोच के, एक हमारे पास है नॉन माइलिनिएटेड न्यूरॉन जिसके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है, एक माइलिनिएटेड है। जो नॉन माइलिनिएटेड है इसमें इस तरह इम्पल्स पास करती है along the length of the neuron, और जो माइलिनिएटेड है
इसमें इम्पल्स इस तरह पास कर रही है नोड ऑफ रैनवियर से के पॉइंट से सिर्फ, तो किस में फास्टर होगी? यहाँ नर्व इम्पल्स ज़्यादा फास्ट मूव करेगी या यहाँ ज़्यादा फास्ट मूव करेगी? सर नोड माइलिन में। क्यों? क्योंकि वहाँ वो जंप कर रही है, लाइक जंपिंग जा रही है। यहाँ से पूरी लेंथ यूँ मूव करनी पड़ती है, इधर से डायरेक्ट इधर आया चार्ज, इधर से डायरेक्ट मूव इधर कर जाएगा। तो ये फास्टर न्यूरॉन्स होते हैं माइलिन शीथ वाले। ये आपको माइलिन शीथ दिखाई जा रही है। माइलिन शीथ होती है, बीच में स्पेस होती है, तो वहाँ पे चार्जेस मूव कर रहे हैं, जो एरो दिखा रहे हैं इस तरह। नोड्स ऑफ रैनवियर इस एम्प्टी स्पेस को कहते हैं। पर जो अनमाइलिनेटेड होते हैं उसमें लॉन्ग द लेंथ मूव करना है, तो ये स्लो होते हैं, ये वाले फास्ट होंगे। द स्पीड ऑफ कंडक्शन डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द न्यूरॉन। अब डायमीटर ऑफ न्यूरॉन पे भी डिपेंड करता है, जितना बड़ा डायमीटर होगा उतनी फास्टर कंडक्शन होगी। और फिर माइलिनेशन पे डिपेंड करता है, माइलिनेटेड फाइबर्स ज़्यादा फास्ट कंडक्ट करते हैं। ये MCQs में आ सकता है कि जो फास्टेस्ट हैं वो हमारे पास 130 मीटर्स पर सेकंड पे जा सकते हैं स्केलेटल मसल्स, और जो स्लोएस्ट हैं वो 0.5 मीटर्स पर सेकंड पे जाते हैं। तो ये स्लोएस्ट स्पीड 0.5 है और मैक्सिमम स्पीड 130 है। अब हम वो बात करते हैं कि दो जब न्यूरॉन्स आ जाते हैं, दो नर्व सेल्स या न्यूरॉन ही कह लें, आपस में आ जाएंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर वाली कहानी कैसे होती है। There is always more than one neuron involved in the transmission of nerve impulse from its origin to its destination, whether it is sensory or motor neuron। यूँ नहीं होता कि जैसे हमने कहा ना कि ये हमारे पास वो हैंड वाली एग्जांपल कि आपने कोई गर्म प्लेट उठाई है, तो यूँ नहीं होगा कि यहाँ से ब्रेन तक एक ही न्यूरॉन मैसेज ले जाए। हो सकता है मल्टीपल न्यूरॉन्स हो, एक इधर हो, एक इधर हो, एक इधर हो, होंगे सारे सेंसरी पर मल्टीपल होंगे, बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि एक ही ले जाए। देयर इज़ नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज न्यूरॉन्स। फिजिकल कॉन्टैक्ट कोई इनके दरमियान नहीं होता। The point at which the nerve impulse passes from one another is called synapse। इस पोजीशन को, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स, जिसमें इनका कनेक्शन होता है। कनेक्शन नहीं होता मतलब ट्रांसफर होता है। एट इट्स फ्री एंड द एक्सॉन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये साइनेप्स से पहले न्यूरॉन आ रहा है, तो इसको हमने क्या बोला? प्री साइनेप्टिक। प्री मतलब पहले, साइनेप्टिक मतलब साइनेप्सिस से। जो ये वाला होगी सरफेस, इसको फिर क्या बोलेंगे? इसे प्री बोला है तो इसे क्या बोलेंगे? जो साइनेप्स के बाद आ रही है जी, गुड, इसको हम पोस्ट साइनेप्टिक बोल रहे हैं, जो साइनेप्स के बाद आ रही है। ठीक हो गया? अच्छा, द एक्सॉन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ब्रेक्स अप इनटू माइन्यूट ब्रांचेस दैट टर्मिनेट इन स्मॉल स्वेलिंग्स कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब्स। इस तरह नॉब्स होते हैं छोटे छोटे यहाँ पे, इन नॉब्स के अंदर ही न्यूरोट्रांसमीटर पड़े होते हैं। द स्पेस बिटवीन देम इज द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। इस स्पेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलते हैं और इस प्रोसेस को साइनेप्स बोलेंगे। Synaptic nerves contain spherical synaptic vesicles which store chemical the neurotransmitter that is released into the synaptic cleft। इनका सिर्फ ये काम है न्यूरोट्रांसमीटर को यहाँ रिलीज कर देंगे, फिर न्यूरोट्रांसमीटर खुद जाके आगे बाइंड होगा, इनका काम यहाँ ख़त्म हो जाएगा इस न्यूरॉन का। इस पे बाद में आते हैं, पहले नेक्स्ट स्लाइड से देख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर सिंथेसाइज्ड बाय नर्व सेल्स। नर्व सेल्स ये बनाते हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड होते हैं along the axons and stored in the synaptic vesicles। They are released by exocytosis। exocytosis से क्या मुराद होगा? आउटसाइड निकलना, बाहर की तरफ निकलना। इन रिस्पॉन्स टू द एक्शन पोटेंशियल एंड डिफ्यूज अक्रॉस द सिनेप्टिक लेफ्ट। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डिफ्यूज करेंगे। दे एक्ट ऑन द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ये रिसेप्टर के साथ ज्वाइन करते हैं। The reaction is short-lived because immediately they have acted upon the postsynaptic neuron or effector organ such as muscle fiber. They are either inactivated by enzymes and taken back to the synaptic knob। जैसे ही ये स्टिमुलेट करेंगे साथ ही इनको वापस ले लिया जाएगा या फिर एंजाइम इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। तो इनका फंक्शन बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे इसको स्टिमुलेट किया साथ ही न्यूरोट्रांसमीटर ख़त्म होगी। यूजुअली न्यूरोट्रांसमीटर हैव एन एक्साइटरी इफेक्ट एट द सिनेप्स बट दे समटाइम्स इनहिबिटरी इफेक्ट भी होता है। ज़्यादातर ये एक्साइट करते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे को एक्साइट कर देगा, कभी कभी ये इनहिबिट भी कर देते हैं। अब हम इस पे आते हैं। ये जो न्यूरॉन है ये आपके ख्याल में कौन सा न्यूरॉन है? प्री साइनेप्टिक होगा या पोस्ट साइनेप्टिक होगा? ये वाला सर पोस्ट होगा। ये वाला प्री साइनेप्टिक, ये प्री साइनेप्टिक है। इसके अंदर हमारे पास क्या क्या है? साइनॉप्टिक वेजिकल्स हैं। इनके अंदर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर्स पड़े हुए। जैसे ही अपनी सरफेस पे आएंगे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देंगे। न्यूरोट्रांसमीटर जो रिसेप्टर से बाइंड करेंगे और यहाँ एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये पोस्ट साइनेप्टिक है ये वाला, ये प्री साइनेप्टिक है। ये स्पेस जो है इसको साइनेप्टिक
क्लेफ्ट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस था यहाँ जो एक जगह से दूसरी जगह ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर से फंक्शन, इसको हम साइनेप्स बोलते हैं। तो इस तरह ये प्रोसेस होता है। द न्यूरोट्रांसमीटर कुछ कॉमनली जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, नॉरएड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन हो गए, डोपामाइन हो गए, हिस्टामिन हो गए, सेरोटोनिन हो गए, और गैमा एम्यूनोब्यूटेरिक एसिड एंड एसिटाइल कोलिन हो गए। ये कुछ वैसे इनके नाम हैं।